जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ एवं शिक्षा पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो है रीडिंग इंडियन फिक्शन, जिसका सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। और ये सेकेंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर या एट सेमेस्टर तक हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और कम से कम ये 30 मार्क्स से शुरू होता है और 50, 70 और 90 मार्क्स तक जाता है। हालांकि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 30 मार्क्स का हो सकता है या 70 मार्क्स का हो सकता है। तो चलिए, तीनों के तीनों यूनिट जो कि आने वाले हैं, सिर्फ इसके अंदर हमें 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। कितने यूनिट्स? तो 3 यूनिट है। कितने यूनिट है? तो 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिक्शन। इंडियन फिक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसको किसने लिखा? ई एम फोस्टर ने। किसने लिखा? ई एम फोस्टर ने लिखा। इसके अंदर हम इनके लाइफ एंड बायोग्राफी, इनका कंट्रीब्यूशन, व्यूज ऑफ इंडिया, इनका जो व्यूज क्या था सोसाइटी को लेकर के, इनके बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग इंडियन फिक्शन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और सोशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन फिक्शन एंड सोसाइटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन फिक्शन एंड सोसाइटी जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है और हर साल इससे पूछा जाता है। कुछ टॉपिक से इंपॉर्टेंट कि इंडियन फिक्शन क्या है, सोसाइटी एंड लिटरेचर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सोशल इशू इन फिक्शन, सोशल इशू इन फिक्शन। दूसरा यूनिट क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखा है, वंदे मातरम लिखा है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बायोग्राफी पढ़ेंगे, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली क्यों कहा जाता है, आनंद मठ के बारे में कि आनंद मठ क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सन्यासी रिवेलियन क्या था, प्लॉट स्टोरी, मेन कैरेक्टर क्या होता है इसमें, जो महेंद्र कल्याणी सत्यानंद के बारे में बताया गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो थीम है, पेट्रोटिज्म के पर क्यों है, नेशनलिज्म पे क्यों है, सेक्रीफाइस और फ्रीडम के साथ साथ वंदे मातरम पे क्यों है। थर्ड यूनिट देखिए, चमन नाहल आज़ादी, लाइफ ऑफ चमन नाहल, लिटरेरी वर्क्स, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत इजी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि 30 मार्क्स का, 50 मार्क्स का और 70 मार्क्स का आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। पहला जो यूनिट है वो है ई एम फोस्टर। पहला यूनिट कौन सा है? ई एम फोस्टर पार्ट 1 है। ईएम फोस्टर कौन थे? ये बायोग्राफी अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये वर्ड आ जाता है ईएम फोस्टर, या रीडिंग इंडियन फिक्शन क्वेश्चन में आ जाता है वर्ड, तो आप पहले ईएम फोस्टर की कहानी लिख के आएंगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे भी मैं आपको बता दूंगा। ईएम फोस्टर वॉज अ फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ईएम फोस्टर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक थे। ईएम फोस्टर E.M. Foster was a famous English novelist, essayist, and critic. His full name was Edward Morgan Foster. E.M. मतलब एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, इनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर था। He was born on 1st January 1879 in London. इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1889 में। कहाँ पे? लंदन में। कहाँ? तो लंदन इंग्लैंड में। ही इज नॉन फॉर राइटिंग अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। इनको जाना जाता है, अगर क्वेश्चन आता है कि एम फोस्टर को किस चीज के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले बताइए कि एम फोस्टर का तो जन्म हम जान गए 1 जनवरी 1879 को हुआ था। कहाँ? लंदन में। इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। और इनको क्यों जाना जाता है? तो इनके लिखे हुए ह्यूमन रिलेशनशिप, जो कि ये लोग ये लिखते हैं कल्चर डिफरेंस के बारे में और सोशल डिफरेंस के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, इसलिए इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंस वर्क इन्होंने आखिर किया क्या? तो इन्होंने लिखा पैसेज टू इंडिया, हावर्ड एंड अ रूम विथ अ व्यू वेयर एंजल फियर टू ट्रीट, जिसमें से सबसे फेमस ये वाला है। और रीडिंग इंडियन फिक्शन है, जो हमारे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? डाइट 7 जून 1970, यानी 7 जून 1970 में। 91 ईयर्स की एज में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसका? एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर का। नाउ द क्वेश्चन, व्हाई इज एम फोस्टर इंपॉर्टेंट? फोस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो सवाल ये भी आता है। तो ईएम फोस्टर विजिटेड इंडिया एंड अंडरस्टूड इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले ईएम फोस्टर भाई साहब अमेरिका, जो इंग्लैंड, लंदन से आए थे यहाँ पे। ईएम फोस्टर कहाँ? इंडिया में। और इंडिया को समझा इन्होंने कि इंडियन सोसाइटी है कैसी। हिज नॉवल ऑफ पैसेज टू इंडिया सो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश पीपल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आप समझिए, जिस एज में ये आए थे या जिस टाइम पे ये आए थे,
उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं था और किसका गुलाम था, तो हमारा देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का। और जब फोस्टर भारत आए तो भारतीय समाज को इन्होंने समझा और एक उपन्यास यानी नोवेल लिखा, किसके बारे में, अपने इंडिया के ऊपर, अ पैसेज टू इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एम फोस्टर वाई इम्पोर्टेंट, तो बताना कि एम फोस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक नोवेल लिखा था हमारे भारत में आकर के, भारत के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, अ पैसेज टू इंडिया। और इन्होंने क्या बताया तो अभी आगे पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हु वाज ई एम फोस्टर, तो बताइएगा। ई एम फोस्टर वॉज अ फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एक महान उपन्यासकार थे। हु रोट अबाउट ह्यूमन रिलेशन एंड इंडियन सोसाइटी, उन्होंने लिखा आज के आधुनिक जीवन में इंसान के जिंदगी, इंसान के रिश्ते और इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में। नेम टू वर्क ऑफ ईएम फोस्टर, तो ईएम फोस्टर के दो वर्क क्या है, पैसेज टू इंडियन, हार्वर्ड एंड द इंडियन रीडिंग फिक्शन, तीसरा ये भी है, आप ये भी कर सकते हो। पैसेज इंडियन फिक्शन, अब थोड़ा पढ़ते हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन के बारे में, जो इन्होंने लिखा था, आखिर लिखा क्या था और ये होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए जो इंडियन फिक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडियन फिक्शन के बारे में बताओ, तो पहले तो आपको पता है कि एम फोस्टर के बारे में लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्लस ऐड कर देंगे आप रीडिंग इंडियन फिक्शन को। आप साथ में साथ रीडिंग इंडियन फिक्शन के बाद आप ऐड कर दोगे इससे जुड़े थीम्स के बारे में। कैसे, तो इंडियन फिक्शन मीन्स, सवाल आता है कि रीडिंग इंडियन फिक्शन का मतलब क्या होता है, तो बताइएगा। इंडियन फिक्शन मीन स्टोरीज एंड नॉवेल्स, यानी कि भारतीय कथा साहित्य का अर्थ उन कहानियों और उपन्यासों से है जो बाय इंडियन राइटर अबाउट इंडियन लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी। अगर सवाल आता है कि रीडिंग इंडियन फिक्शन का मतलब क्या है, तो आप साफ साफ बताइएगा कि जो हमारे देश भारत के राइटर्स हैं ना, जब वो अपने भारत के कल्चर, अपने भारत के लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन और सोसाइटी के बारे में लिखते हैं ना, उसे हम कहते हैं इंडियन फिक्शंस। ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, इसका फीचर है इंडियन कल्चर के बारे में बताना, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में बताना, रिलीजन एंड ट्रेडिशन के बारे में बताना और फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बताना। कहीं ना कहीं जो रीडिंग इंडियन फिक्शन होता है वो हमें हमें हमारे देश के इंडियन कल्चर, सोशल प्रॉब्लम्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, रिलीजन एंड ट्रेडिशन एंड फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बताता है। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, लर्न हिस्ट्री थ्रू स्टोरीज, इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स एंड नॉन इंडियन कल्चर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बहुत ज़्यादा जानते हो तो ये बताओ कि इंडियन फिक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं और इंडियन फिक्शन में होता क्या है। तो इंडियन फिक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सोसाइटी से जुड़े चीज़ों के बारे में बताता है, हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, हमें लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताता है, कैसे इम्प्रूव करना है, और इंडियन कल्चर के बारे में बताता है। सेम चीज इंडियन फिक्शन के अंदर जब भारत पे ईएम फोस्टर ने लिखा था इंडिया पे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा जो देश भारत की सोसाइटी है वो जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिलेशन से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि रीडिंग इंडियन फिक्शन के बारे में बताइए, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईएम फोस्टर की जीवनी, उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखेंगे, उसके बाद वाई इज ईएम फोस्टर इम्पोर्टेंट, इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने हमारे देश भारत के बारे में लिखा जब आए थे ये ब्रिटिश के टाइम पे। ओईएम फोस्टर कौन है, इनके टू वर्क्स कौन है, रीडिंग इंडियन फिक्शन क्या होता है। तो जो हमारे देश भारत के राइटर्स होते हैं जब इंडियन फिक्शन के बारे में लिखते हैं, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में लिखते हैं, और यही चीज़ों के बारे में ईएम फोस्टर ने भी शो किया, इसी को क्या कहा गया, रीडिंग इंडियन फिक्शन कहा गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ। ये बहुत महान इंसान थे क्योंकि इन्होंने हमारे देश भारत का सबसे महान राष्ट्रगीत लिखा, वंदे मातरम। क्या लिखा, वंदे मातरम। अगर आपसे कोई पूछे कि वंदे मातरम के बारे में कुछ बताइए, तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो हमारे देश भारत के महान कहे जाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने क्या लिखा था, वंदे मातरम और आनंद मठ। वंदे मातरम जिसको हम आराम से अगर गाएं तो सुजला सुफला मलया जा शीतलाम, सस्य सामिला मातरम वंदे मातरम। शुभ ज्योतिष्ना फुलकित यामिनी, फुल कुशमित द्रुमदल शोहनी, सुहासिनी सुमधुर वासिनी, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को ये थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम जो है राष्ट्रगान तो हमें पता ही है, जन गण मन अधिनायक की जय है।
क्या आप सबको वंदे मातरम पता है? अगर नहीं पता तो आपको मेहनत करने की नीड बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ में, तभी आप शायद आगे बढ़ सको। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि बायोग्राफी ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जब क्वेश्चन आ गया आनंद मठ, वर्ड आ गया बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके बारे में कंप्लीट बताइए, तो बताइएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन नोवेलिस्ट। ही वाज बोर्न ऑन 27 जून 1838 इन बंगाल। अगर आपसे कोई पूछे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे, तो आप बताइएगा ग्रेटेस्ट इंडियन नोवेलिस्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान उपन्यासकारों में से एक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 27 जून 1838 इन बंगाल। उनका जन्म 27 जून 1838 को कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ही इज नोन एज अ फादर एंड मॉडर्न बंगाली लिटरेचर। वो आधुनिक बंगाली साहित्य के जनक उन्हें कहा जाता है। आज के आधुनिक बंगाली के साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय को कहा जाता है। जन्म कब हुआ था? 27 जून 1838। कहाँ? बंगाल में। मरे कब थे? 8 अप्रैल 1894 को। और इनके नोवेल जो फेमस है वो क्या है? आनंद मठ। और इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। ये क्विक रिवीजन है जो कि आपको याद करने की नीड है। नेक्स्ट है आनंद मठ के बारे में बताइए। राइट अबाउट आनंद मठ, जिसको लिखा गया था 1882 में पब्लिश किया गया था। आनंद मठ इज अ फेमस पेट्रोटिक नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इट वाज पब्लिश इन 1882। कोई आपसे पूछे कि आनंद मठ को कब पब्लिश किया गया था और किसने किया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और 1882 में पब्लिश किया गया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध देशभक्ति उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसका बैकग्राउंड बताइए। तो द नॉवेल इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन इन बंगाल। उस टाइम पे ना हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारे देश में जो सन्यासी समूह थे वो लोग देश को आज़ाद करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इसी को सन्यासी विद्रोह या सन्यासी रिबेलियन कहा गया। इसी में एक कहानी है। अब एक क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, है ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में अगर बताया जाए तो हम बता देंगे कि इन्होंने वंदे मातरम लिखा है। इन्होंने वंदे मातरम के साथ साथ क्या लिखा है? तो इन्होंने आनंद मठ लिखा है। अगर आनंद मठ वर्ड आ गया तो आनंद मठ की कहानी बता देना कि हमारे देश भारत में क्या हुआ था। हमारे देश भारत में रिवोल्यूशन हुआ था, रिवेलियन हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसके बारे में बता देना। उसकी एक कहानी प्रचलित है आनंद मठ करके। कि आनंद मठ क्या है? तो आनंद मठ एक सन्यासियों का ये होता है जन्म स्थल, कर्म स्थल। यहाँ पे जहाँ पे सन्यासी लोग मीटअप करते हैं, बात करते हैं और किसी चीज़ के मुद्दों पे बात करते हैं, उसे आनंद मठ कहा जाता है। इसे के ऊपर किसने लिख दिया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिख दिया। अब बात आती है कि आनंद मठ के बारे में बताइए। तो आनंद मठ इज अ फेमस पेट्रोटिक नॉवेल। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब किया पब्लिश? 1882 में। बैकग्राउंड क्या है? तो रिबेलियन, रिवोल्यूशन हुआ था, बंगाल में मूवमेंट हुआ था, सन्यासी विद्रोह। इसमें मेन कैरेक्टर कौन थे? तो महेंद्र, कल्याणी, सत्यानंद, भावानंद। इनके बारे में भी थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। अब स्टोरी ऑफ आनंद मठ को समझ लेंगे तो आपको पूरा कैरेक्टर, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इजी स्टोरी क्या है? बंगाल वॉज सफरिंग फ्रॉम फेमिन, पीपल वर पुअर एंड हंग्री। महेंद्र एंड हिज वाइफ कल्याणी लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ फॉर सेफ्टी। आप समझिए कि बंगाल में उस टाइम पे ना भुखमरी हो गई थी, यानी कि खाने तक की किल्लत हो गई थी। तो एक परिवार के बारे में लिखते हुए कहते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें महेंद्र नामक एक व्यक्ति होता है और उसकी वाइफ होती है कल्याणी। वो अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, ये इसकी तलाश में कि उनको एक ऐसी जगह और ऐसी ज़िंदगी मिले जो कि इस जगह से बच जाए और भुखमरी से बच जाए, ताकि उनका जीवन भी बच जाए और उनकी बच्चे भी, जो बच्ची है कल्याणी की, वो भी बच जाए। ऑन द वे द मीट अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। उनकी मुलाकात होती है रास्ते में किससे? मॉन्क से, यानी सन्यासियों से। दिस मॉन्क्स लव देयर कंट्री एंड वांटेड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। यानी कि जो ये मॉन्क्स थे, ये जो सन्यासी थे ना, ये अपने जीवन में सब चीज त्याग करके अपने भारत को आजाद कराना चाहते थे। देयर लीडर सत्यानंद। सत्यानंद कौन थे? लीडर थे। इंस्पायर्ड पीपल फॉर फाइट टू द नेशन। और इंस्पायर करते थे लोगों से कि भाई अपने देश को आज़ाद कराना है, अपने देश को बेहतर बनाना है, तो हमें अपने साथ मिल करके सबको ले करके चलना होगा और लड़ना होगा। द मॉन्क्स बिलीव दैट मदर इंडिया वॉज लाइक अ गॉडेस। जो उनकी मातृभूमि थी उनके लिए भगवान माता के समान थी। एट द एंड सेक्रीफाइस पेट्रोटिस वाज लव फॉर कंट्री। और आखिरकार
देशभक्त, ये जितने भी देशभक्त हुए अपने देश के लिए प्राण बलिदान दे दिया इन लोगों ने। ये कहानी है इसी चीज की। अब मैं आपको थोड़ा डीपली कहानी समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज इसमें है महेंद्र। महेंद्र की बीवी कल्याणी। कल्याणी के बाद इसका एक बेटी थी, शायद सुकुमार करके थी, सुकुमारी। और उसके बाद एक आते हैं सत्यानंद जी। अब सत्यानंद के बाद आता है आनंद मठ करके। अब मैं कहानी समझाता हूँ। हुआ क्या कि बंगाल में उस टाइम पे अकाल पड़ा था। अकाल की वजह से एक परिवार रहता था महेंद्र कल्याणी का। महेंद्र ने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से अकाल में रहूं, मैं इतना अमीर हूं फिर भी अगर यहाँ अनाज की कमी है, तो मुझे अपना देश छोड़ करके दूसरा जगह पे जाना होगा। तो वो जंगल में गए, अपनी बेटी के साथ जंगल में गए। रास्ते में जंगल पड़ता है, वहां पे पहुंचे। अब हुआ क्या कि किसी वजह से कल्याणी और जो उनकी बेटी थी किससे बिछड़ गए। तो कल्याणी और बेटी एक साथ, और जो महेंद्र था वो बिछड़ गया। किससे? कल्याणी से और अपनी बेटी से। अब बिछड़ने के बाद सत्यानंद से मिलता है। सत्यानंद कौन है? तो सत्यानंद आनंद मठ में रहने वाले एक विद्रोही उस टाइम पे सन्यासी विद्रोह चल रहा था। कहाँ पे? तो बंगाल में। अब बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह के जो हेड हैं वो सत्यानंद जी हैं। सत्यानंद जी, सत्यानंद जो हैं उन्होंने हेल्प की किसकी? महेंद्र की। और बाद में चल करके इसी डिपार्टमेंट में कौन थी? अलग ही जगह पे सत्यानंद ने महेंद्र की। महेंद्र को पता था कि शायद मेरी बीवी मर गई है, मेरी बच्ची मर गई है, इसलिए वो किसके ग्रुप में आ गया? सत्यानंद की। अब मेरे पास कुछ जीवन का सोर्स नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो मैं इन्हीं के साथ विद्रोह में शामिल हो जाता हूँ। हालांकि उनकी पत्नी मरी नहीं थी, उनकी बच्ची जिंदा थी, लेकिन दूसरी जगह पे चली गई थी, दूसरे डिपार्टमेंट में। सत्यानंद सन्यासी विद्रोह के ही डिपार्टमेंट में, ऐसा है इस कहानी में शायद। तो जब वो साथ में गई तो सत्यानंद के साथ महेंद्र फाइट करने लगा सन्यासी विद्रोह में, और अपने देशभक्ति के लिए वंदे मातरम ये सब गाते थे। वंदे मातरम से इनको मोटिवेशन मिलता था। और यही कहानी इर्द गिर्द घूमती है इस चैप्टर की। और इसी का नाम क्या रखा गया? आनंद मठ। आनंद मठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सन्यासी लोग रहते हैं और अपना काम करते हैं, मीटअप करते हैं, बातें करते हैं कि किस तरीके से देश को आज़ाद किया जाए। और यही इस कहानी में है। थीम में क्या है? देशभक्ति, सेक्रीफाइस, बलिदान के बारे में बताया गया है। वंदे मातरम, अ फेमस सॉन्ग वंदे मातरम कम्स फ्रॉम आनंद मठ, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। हु रोट आनंद मठ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आनंद मठ। व्हेन वाज आनंद मठ पब्लिश? 1882 में। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आनंद मठ? पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति। व्हाट हु इज सत्यानंद? सत्यानंद इज द लीडर ऑफ मॉन्क्स, यानी कि सन्यासियों के लीडर को कौन थे? सत्यानंद जी थे। फ्रॉम विच नॉवेल इज वंदे मातरम टेकन? तो आनंद मठ से लिया गया है ये नॉवेल। अब पढ़ते हैं तीसरा पार्ट चमन नहाल के बारे में। तीसरा पार्ट चमन नहाल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी। एक कहानी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है लाइक कि जब देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश भारत क्या हुआ था? तो आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे देश भारत को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। प्रॉब्लम्स ये हुई थी कि यहाँ पे विद्रोह हो गया था किस चीज़ को लेकर के? तो हो गया था, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा नहीं बन पा रहा इसमें, बट कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये जो भारत है, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा देश भारत एक रात खुशी मना रहा था, तो उसके दूसरे रात क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, बंटवारा हो गया। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि भारत पाकिस्तान में दंगे होने लग गए। अब यहाँ के लोग इधर आने लगे, यहाँ के लोग इधर जाने लगे। इसकी वजह से हुआ क्या कि हिंदू लोग मुस्लिम पे लगाने लगे कि भाई तुम लोगों की वजह से प्रॉब्लम हुई। मुस्लिम लोग हिंदू लगाने लगे, हिंदू को बोलने लगे कि तुम लोगों की वजह से बंटवारा हुआ। रीज़न ये हुआ कि 5 से 6 लाख लोग मारे गए दंगे में। इसी में एक कहानी आती है जो कि किसने लिखा है? चमन नाहल ने लिखा है। जब ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे शायद ये आप समझ के चलिए 18-20 साल के होंगे। तो इस टाइम पे इन्होंने, चमन नाहर ने लिखा आज़ादी करके एक नॉवल। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब देश आज़ाद होता है और जब पार्टीशन होता है तो कितनी फैमिली टूट जाती है, और कोई एक फैमिली के बारे में इन्होंने बताया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे।
चमन नाहल वॉज अ फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि चमन नाहल कौन थे तो बताइएगा, चमन नाहल वॉज अ फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ही वॉज बोर्न इन 1927 इन सियालकोट, नाउ इन पाकिस्तान। आज कहाँ है? पाकिस्तान में। ही रोट मैनी नॉवेल्स अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। चमन नाहल ने कई सारे नॉवेल लिखे हैं, किसके बारे में? तो इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में और हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में। तो अब बताते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1927 में। कहाँ? सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में है। मरे कब थे? 2013 में ही, यानी आज से 10-12 साल पहले ही। फेमस नॉवेल क्या थी इनकी? आज़ादी। अब थोड़ा आज़ादी के बारे में समझ लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आज़ादी वर्ड आ गया, एग्ज़ाम में आ गया आपका पेट्रोटिज्म, या एग्ज़ाम में आ गया कि देशभक्ति क्या है, एग्ज़ाम में आ गया कि पार्टीशन क्या है, तो आप इसके बारे में, किसके बारे में? चमन नाहल के बारे में बता देना। उसके बाद आज़ादी की कहानी बता देना, फिर आज़ादी से रिलेटेड बैकग्राउंड बता देना, और आपका एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। आज़ादी इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन बाय चमन नाहर। ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, यानी अपने भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। 1947 के भारत विभाजन पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? इससे जो कहानी में है, इसमें मेन कैरेक्टर असली है, रियल इंसिडेंट्स पे हुए हैं। कोई लाला काशीराम करके है जो मेन कैरेक्टर है। उसकी वाइफ प्रभा रानी है और इसका बेटा है। कहानी होती क्या है? स्टोरी ऑफ आज़ादी है क्या? द स्टोरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। जब देश आज़ाद हुआ उसी के जस्ट क्या हो गया? हमारे देश का बंटवारा हो गया। अब बंटवारा हो गया हमारे देश भारत का, तो भारत पाकिस्तान अलग हो गए। लाला काशीराम लिव्स पीसफुली इन सियालकोट। अच्छा खासा पाकिस्तान में लाला काशीराम क्या था? इसके फैमिली के साथ रहता था। When इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेपरेटेड, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो दोनों अलग हो गए और वायलेंस स्टार्ट, दंगे स्टार्ट हो गए। मैनी पीपल लूज देयर होम्स एंड फैमिलीज। कई सारे लाखों लोगों ने अपने घर द्वार सब कुछ, उनको क्या करना पड़ा? छोड़ के जाना पड़ा। मलबे में तब्दील हो गए, खंडहर में तब्दील हो गए। द फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। कुछ फैमिली इंडिया से पाकिस्तान, तो कुछ फैमिली इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी। उसमें से एक था कांसीराम। द नॉवेल्स ऑफ पेन, दर्द, फियर, डर, माइग्रेशन यानी प्रवासी यहाँ से वहाँ जाने, और होप, आशा कि भाई हमें हमें कुछ अपना अलग नया कुछ मिल जाएगा, ये सबको दिखाती है। कौन सी? तो ये जो फेमस नॉवेल है आज़ादी। स्टोरी ऑफ आज़ादी यही है आपका। 1947 की कहानी है। पार्टीशन के बारे में बताया गया है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, वायलेंस कैसे हुआ, माइग्रेशन क्या होता है, ये सब कहानी आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो इस आज़ादी में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी मीन्स फ्रीडम, सबको चाहिए। हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ आज़ादी? लाला काशीराम। ऑन विच इवेंट इज आज़ादी बेस्ड? पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 पे। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आज़ादी? पार्टीशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन सफरिंग। की आज़ादी का मेन थीम क्या है? कि क्या विभाजन का मतलब होता है? माइग्रेशन में एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ह्यूमन सफरिंग, कौन कौन सी समस्याओं का जो सफ़र है एक इंसान उस चीज़ में करता है। वाई इज आज़ादी इम्पोर्टेंट? हिट शो द रियलिटीज ऑफ पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी पीपल। कि ये रियलिटी बताता है पार्टीशन की। आप समझिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद 2-3 चीज़ें और कराऊंगा, उसके बाद आप समझिए कि अगर ये अच्छे से ईमानदारी से अगर आप कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, ये लिख के आप रख लीजिएगा कि आप रीडिंग इंडियन फिक्शन को अच्छे से करके आएंगे। कहते हैं ना, फार के आएंगे, यानी कंप्लीट काम करके आएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई एम फोस्टर, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन फिक्शन, राइट द बायोग्राफी ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, summarize Anand Math, explain the theme of Anand Math, what is the importance of Vande Mataram, write the biography of Chaman Nahar, summarize Azadi, discuss partition in Azadi, compare Anand Math and Azadi। अब देखिए सोशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन फिक्शन, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छा रहेगा कि भाई जो सोशल रिलेशन बनाता है इंडियन फिक्शन कैसे सोसाइटी में बनाता है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन फिक्शन एंड सोसाइटी। इंडियन फिक्शन का सोसाइटी से क्या रिलेशन है, हिंदी समझते हैं। भारतीय कथा साहित्य समाज का दर्पण है। ऑफकोर्स जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं ना, जो हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो रियल भी होते हैं, कहीं ना कहीं इमेजिनेटरी भी होते हैं, यानी इमेजिनरी भी होते हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं। अब उसमें रियल इंसिडेंट भी बताया गया होता है, रियल हिस्ट्री, रियल कल्चर,
रियल ट्रेडिशन और प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी को है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में पढ़ा जाता है? इंडियन फिक्शन में पढ़ा जाता है और सोसाइटी के अंदर होता है। तो इंडियन फिक्शन रिफ्लेक्ट सोसाइटी, इट शो द लाइफ। इंडियन फिक्शन बताती है जीवन के बारे में, लाइफ किसके, सोसाइटी के लाइफ के बारे में, कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू ऑफ इंडियन पीपल, इंसान की वैल्यू क्या है खासकर हमारे देश भारत के। राइटर यूज स्टोरीज टू डिस्क्राइब सोशल रियलिटीज। जो राइटर्स होते हैं इंडियन राइटर, वो बताते हैं हमारे देश भारत के प्रॉब्लम्स, इसकी वैल्यूज, इंडिया में हमारे लोगों की ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, लाइफ के बारे में। ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन फिक्शन एंड सोसाइटी है। हाउ डज इंडियन फिक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी? कि इंडियन फिक्शन किस तरीके से सोसाइटी को अंडरस्टैंड ऑफकोर्स कैसे करेगा? मान लीजिए कि ये एक नॉवेल है, ध्यान से देखिएगा, ये एक कहानी है। इस कहानी में हमने पढ़ा था किस कहानी, किसके बारे में? तो राजा अशोक के बारे में। कि भाई राजा अशोक एक महान सम्राट थे, इन्होंने अपने देश भारत पे बहुत सालों तक राज किया। हम उनके टाइम पे हमारा देश अखंड भारत का नाम का टेक था कि अखंड भारत उन्होंने बना रखा था। भारत उनके अंडर में था, पाकिस्तान उनके अंडर में था, भूटान उनके अंडर में था, नेपाल उनके अंडर में था, ईरान उनके अंडर में था, चाइना के कुछ हिस्से अंडर में था, और यहाँ तक कि श्रीलंका उधर था हमारा। इधर आप समझ जाइए इराक के कुछ हिस्से हमारे अंडर में थे। ले दे के समझिए अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे। हमारा पूरा भारत, अखंड भारत किसने करा था? अशोक ने किया था। और इन्हीं के स्तंभ को अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये आता है, क्या इनके नॉवल, इनकी कहानी से, इनके हिस्ट्री से हमें कुछ सीखने को मिला? तो ऑफ कोर्स मिला। सोसाइटी को, समाज को ये मिला कि हमारा देश भारत उस टाइम पे कैसा था, किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके के लोग मेहनत करते थे, क्या रिलीजन था, इक्वालिटी होती थी कि नहीं होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था कि नहीं होता था, सोशल इशू होते थे या नहीं। ये सब चीज़ें इंडियन फिक्शन ही तो बताती है। दिस इज द थिंग, आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। वाई सोसाइटी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फिक्शन? सोसाइटी क्यों जरूरी है इंडियन फिक्शन में? सोसाइटी प्रोवाइड थीम्स। आप समझ के चलिए कि दंगल मूवी बनी है ना, या फिर नए नए मूवीज बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो ये सोसाइटी से जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं, प्रॉब्लम से इंडियन फिक्शन में दिखाया जाता है। और इंडियन फिक्शन से ही तो हम लोग क्या बनाते हैं, मूवीज बना रहे हैं, आजकल के सीरीज बना रहे हैं। तो जो समाज, सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि वाई सोसाइटी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फिक्शन, तो सोसाइटी प्रोवाइड थीम्स, कैरेक्टर एंड इवेंट फॉर फिक्शन। मोस्ट इंडियन नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन रियल सोशल कंडीशन, दैट इज द रीजन सोसाइटी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फिक्शन। गिव एग्जाम्पल ऑफ इंडियन फिक्शन रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, कुछ एग्जाम्पल दो। तो आनंद मठ रिफ्लेक्ट नेशनलिज्म। आनंद मठ नॉवेल क्या बता रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद, देशभक्ति क्या होती है। पेट्रोटिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या है। आज़ादी रिफ्लेक्ट पेन एंड सफरिंग ऑफ कॉस्ट बाई पार्टीशन। आज़ादी बता रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है आज़ादी नोवेल कि क्या होता है दर्द जब एक इंसान को रातों रात पता चले कि उसको इसका घर छोड़ के दूसरे जगह पे जाना है। अब क्वेश्चन कुछ हटके आएगा। आनंद मत की स्टोरी तो हमने पढ़ ली थी, महेंद्र वाली स्टोरी जो आपको शुरुआत में बता दी थी, एक बार आप देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस आनंद मठ में मोरल हमें ये मिलता है कि कंट्री से प्यार करो, वी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हो। यूनिटी मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, हमेशा याद रखना कि एकता से राष्ट्र मजबूत बनता है। सर्विस टू द मदरलैंड इन इज अ नोबल ड्यूटी, यानी मातृभूमि की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है। एंड वाई इज आज़ादी इम्पोर्टेंट? तो ऑफकोर्स भाई आज़ादी क्यों इम्पोर्टेंट है? आज़ादी हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। 200-250 सालों तक हमारा देश आज़ाद नहीं था। पहले आप समझ के चलिए ब्रिटिशर में, उसके बाद मुगलों का शासन उससे पहले था, उससे पहले नए नए आक्रमण हो रहे थे। आज़ादी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। आज़ादी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताती है 1947 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। एंड द नॉवेल्स शो हाउ ऑर्डिनरी पीपल सफर ड्यू टू द वायलेंस, माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ होम्स। कि किस तरीके से उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो किस तरीके से लोग अपने अपने घरों को छोड़ दिए, उनके घरों को खंडहर बन गए, उन घरों को टूटना पड़ा, वायलेंस हुआ, माइग्रेशन, अपने देश से दूसरे देश जाना पड़ा, अपने घर उनको लॉस करने पड़ गए।
क्या क्या सफ़र, लाला काशीराम की कहानी भी यही चीज़ें बताती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज़ादी इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में, बेस्ड ऑन पार्टीशन 1947, ह्यूमन सफरिंग क्या होती है, माइग्रेशन एंड वायलेंस क्या होता है, हिस्टोरिकल रियलिटी क्या होती है, हाईलाइट्स होप एंड सर्वाइवल बताइए, है ना। इंपॉर्टेंट नॉवल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में किस तरीके से है। तो नाउ द थिंग यू कैन डू इन इजी वे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट्स। सो आई शुड, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई, और मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके इसे एक बार और देखें और अपने आप से नोट्स भी बना सकते हैं, और इसे पढ़ करके शायद आप अच्छा खासा एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं, है ना, तो वो सब अपना लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को देख करके, जिनके पास टाइम नहीं है। हालांकि जिनके पास टाइम है वो कृपया करके किताब से पढ़े, आपका ही फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय